हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली हम लोग पोर्शन चैप्टर देख रहे हैं क्लास 10th का। आपके दो लेक्चर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग जैव प्रक्रम को समझते हैं। आपके जो जीव विज्ञान का पहला अध्याय है आपके 10th क्लास में, उसमें आपके जैव प्रक्रम के बारे में दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि उसके बाद आपके जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है, यानी कि कौन कौन से प्रक्रम आते हैं जिसके रीजन से आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस बनाया गया है। फिर वो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पोषण के बारे में देखा था। यानी फर्स्ट जो है आपके जैव प्रक्रम में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है वो आता है आपका पोषण। पोषण में क्या होता है आपका, वो सब आपके फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए हैं कि किस प्रकार से हम लोग एक जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका किस प्रकार से हमारे शरीर में यूज होता है, और जो हम लोग किसी भी प्रकार की क्रियाएं करती है, जो एनर्जी जिसमें यूज होती है वो हमको किसके लिए होती है, वो हम पोषण के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो गया। फिर ये हो गया आपका कि हम लोग सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, पौधों में पोषण यानी कि जो भी स्वपोषी है उस सब जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है। तो उसमें मेनली हम लोगों ने क्या देखा था, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग क्या देखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में आपका रहेगा कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, कितने फेजेज में होती है, वो हम लोगों ने देखा है इसके बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, कि आपको किस प्रकार से प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हम लोग CO2 और वाटर को मिलाकर के हमें क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, जिसकी ही जरूरत होती है। और वही आगे जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या होता है, उससे ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम लोग इतना तक देख लिए थे, सबको अच्छे से समझ में आ गया था। तो कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, जैसे जो पिछले क्लास तक मैंने जहाँ पे इसको पॉज किया था, तो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे कि आपका जंतुओं में पोषण भी मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण जैसे कि मेनली एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीवों में हम लोगों ने किसमें देखा, हमारे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, वो दोनों में हम लोगों ने कि कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, फिर आपका उसका उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से उससे एनर्जी मिलती है, तो ये हम लोग उसमें देख लिए थे। फिर उसके बाद मनुष्यों में आए, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में आए, तो किस प्रकार से देखा गया है कि जंतुओं में क्या होता है, एक विशिष्ट संरचना होती है पाचन के लिए। ठीक है, पाचन के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़े जटिल जंतु है, जो जटिल जंतु होती है उसमें आपकी पाचन तंत्र विकसित होती है, पोषण से रिलेटेड और पाचन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने देखा पाचन तंत्र के बारे में देखा। तो मनुष्यों में पाचन तंत्र का क्या है कि आप एक का पूरा आहार नाल है। ठीक है, यानी मौत से स्टार्ट होता है, जो आपके मुख गुहा से लेके आपके लास्ट एनस तक जो रहता है, गुदा तक, वो क्या होता है, आपका आहार नाल होता है। तो हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण जो बेसिकली हम लोग क्या मौत से स्टार्ट होता है, यानी कि मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होगा, और वो आपके किस प्रकार से चलेगा, वो आपके धीरे धीरे ग्रास नली, यही आपका फर्स्ट जो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रास नली के बारे में। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जो मुख गुहा में था हम लोगों का, कि दांत के बारे में, जीभ के बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में, क्योंकि आपका पाचन तंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आहार नाल में क्या है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पाचक ग्रंथियां रिलेटेड होती है, जो भी जिस तरीके से लार ग्रंथियां रिलेटेड होती है, वो सब आपके पाचन तंत्र में आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड लार ग्रंथि देखी थी, 3 प्रकार के, यानी 3 जोड़े हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसका सिक्रीशन लार जो है वो हमारे मुख गुहा में सिक्रेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें अच्छे तरीके से उसको मिलाने का काम होता है। फिर दांत जो है उसको अच्छे तरीके से आपको तोड़ने में, मेहन जो आपका होता है ना, कि आपको जो दाने हैं उसको छोटे छोटे करने के लिए ईजी होते हैं। फिर आपके हो जाते हैं कि हम लोग उसके बाद अच्छे तरीके से सलाइवा, यानी जो लार है वो मिलता है, मिक्स होता है, वो आपके जीवा के कारण, यानी जो जीभ है, और जीभ में क्या होता है, हमारी बहुत सारे आपके छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, जो आपके टेस्ट बर्ड उसको बोला जाता है। ठीक है, जो आपके स्वाद को किस तरीके से हमको पता करना है आपको, वो सब हमारे जीभ में ये रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसी के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा रस ले रहे हैं, आपका मधुर है, अम्ल है, यानी खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये सब हमको जीभ में उपस्थित जो हमारे छोटे छोटे कणिकाएं हैं, स्वाद कणिकाएं, वो बताती है। ठीक है, तो स्वाद कणिकाएं यानी हम लोगों ने दांत देख लिया, जीभ देख लिया, लार ग्रंथि देख लिया, ये यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास तक देखा था, सबको समझ में आया था ना। ठीक है, अब हम लोग ग्रास नली देखते हैं।
ग्रास नली में क्या है, यानी अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो ग्रास नली है आपकी, बेसिकली हम लोगों ने आपके जो मुख गुहा के बाद जो स्टार्ट होती है ग्रसनी के पास से, ये वाला आप लोग को इमेज याद होगा तो ये देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या है, ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये मौत है, ठीक है। मौत है तो ये क्या हो गया, ये हमारा ग्रसनी हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ग्रसनी। ये हम लोग पढ़े थे, मुख गुहा जिसको बोल रहे हैं ना, यही क्या है हमारा ग्रसनी है, ठीक है। अब ग्रसनी है तो इससे आपकी दो प्रकार की नलिकाएं निकलती है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, अब ये जो दो प्रकार की नलिकाएं निकलती है, एक में क्या होता है, इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी क्या कहलाती है, श्वास नली कहलाती है, ठीक है। श्वास नली। एक क्या कहलाती है हमारी, यही है आपकी दूसरी ग्रास नली। ग्रास नली कहने का क्या मतलब हुआ आपका, यानी जो आहार नाल है ना, आहार नाल हम लोगों ने क्या बोला था, जो मुख गुहा से लेके यानी यहाँ से आपके गुदा तक प्रेजेंट रहे। तो जो ग्रास नली है वो आपके आहार नाल का सबसे पहला भाग है, जिसमें क्या होता है, ग्रास। ग्रास मतलब आप इसको खाना, खाद्य पदार्थ से समझ सकते हो, ठीक है। उसका मीनिंग ये हुआ कि ग्रास नली है, खाद्य पदार्थ है, उसको आप क्या कर लो, ये ग्रास और नली, यानी जिस नली नुमा स्ट्रक्चर में ग्रास का प्रवाह हो, उसमें उससे वो फ्लो हो, तो वो क्या कहलाता है, ग्रास नली। और जिस नली में श्वास का प्रवाह हो तो वो क्या कहला रहा है, श्वास नली, ठीक है। तो श्वास नली हमारे ग्रास नली से पहले आती है और बाद में क्या रहती है, ग्रास नली। तो हम लोग को ग्रास नली से पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड देखेंगे ना, ठीक है। तो ये देखो, ये आगे जाके इस तरीके से हमारा स्टमक बनाएगा और ये आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्रास नली, जो ये मुख गुहा से लेके यहाँ पे क्या करेगी, प्रवेश करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया ना समझ में। ये ग्रसनी था जिसमें हमारा वहां पे फूड आता है और फिर खाना, भोज्य पदार्थ जो है वो ग्रास नली में इंटर कर जाता है। फिर एपिग्लॉटिस भी मैंने बताया था। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक ग्लॉटिस था, एक एपिग्लॉटिस था। ग्लॉटिस जो है, ये देखिए श्वास नली है, ठीक है। श्वास नली यहाँ पे, ये मैंने इसका श्वास नली यहाँ पे बनाया। तो श्वास नली में क्या होता है ना, हमारा ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉटिस। इंग्लिश में भी यही होता है, मतलब हिंदी में भी क्या होते हैं हमारे, ग्लॉटिस ही कहलाता है। लेकिन बगल में क्या है हमारा आपका, ये इस तरीके से ग्रास नली। तो भोजन जो है ना वो इससे थोड़ा, इसके बगल से होके गुजरता है, ठीक है। ये देखो यहाँ से बगल से होके गुजरेगा। अब आप बताओ, अगर बगल से होके गुजरेगा तो क्या होगा, डर रहेगा ना कि यहाँ पे दो ओपनिंग है, इस तरीके से क्या है, दो ओपनिंग है। तो दो ओपनिंग है, यहाँ से गुजर के जाना है, तो क्या होगा कि खाना हमारा, चांसेस है कि आपकी श्वास नली में जा सकती है। तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना जब निगलते हैं ना, एग्जैक्ट जब निगलने वाली बात होती है, निगलने वाले टाइमिंग में क्या होता है, इसके ऊपर एक आपका ढक्कन लगा रहता है। इस प्रकार से आपकी क्या है, ये नली है, श्वास नली है, इसके ऊपर इस प्रकार से ये जो ओपनिंग है वो क्या कहलाया, ग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस को ढकने के लिए है जो क्या है, एपिग्लॉटिस। समझ में आया क्या है, ये ग्लॉटिस रहा जो आपका श्वास नली है, ठीक है। और श्वास नली के ऊपर ग्लॉटिस को ढकने के लिए एपिग्लॉटिस। एपी मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। तो ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट है तो एपिग्लॉटिस हो गया ना, ठीक है। तो आपका ये एपिग्लॉटिस हो जाएगा, यानी जो एपिग्लॉटिस है वो ढक जाता है जब भी हम लोग खाना निगलते हैं, ठीक है। तो निगलते समय ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाता है और उस समय के लिए हमारा श्वास एक सेकंड के लिए, एकदम से माइन्यूट सेकंड के लिए रुक जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अंदर चला जाता है तो फिर से ये ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग फिर सांस नली में हमारा श्वास भर जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो ये समझ में आ गया, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और आपका जो ये ग्रास नली है, ग्रास नली में जो ओपनिंग होती है, जो बेसिकली गेट है, ये गेट है ना, तो उसको निगल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, निगल द्वार। इसका ओपनिंग जो है वो कहलाता है निगल द्वार। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने एक बार फिर से इसको रिवीजन करा दिया। देन अब हम लोग आते हैं इस ग्रास नली पे, ठीक है।
ग्रास नली में क्या है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली यानी कि कहा जाएगा इसोफेगस में पहुंचता है। क्या बोला गया है आप लोगों को, ये देखो मुख गुहा से लार से सना हुआ। आपको मैंने अभी जस्ट बताया, जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुख गुहा में क्या होता है, लार पूरा भरता है, ठीक है, वो वहां से उससे अच्छे तरीके से वहां पे मिश्रण होता है खाने का, तो वहां खाने का मिश्रण हुआ और उसके बाद क्या हुआ, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा। देखो ये क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या बोला गया है, निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली यानी कि एसोफेगस में पहुंच जाता है, ठीक है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमानुकुंचन या क्रमाकुंचन कहते हैं। ये क्या बोला गया है सो समझिए। ये देखिए ये जो ग्रास नली है ना, ये ग्रास नली, इसी ग्रास नली की क्या है, हमारी इमेज यहाँ पे लगी हुई है, इसको देख सकते हैं, आपके बुक की ही इमेज है ये। यहाँ पे क्या है, ये ग्रास नली है इस तरीके से, ठीक है। ग्रास नली है, नलीनुमा स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए आप, ये इस तरीके से भोजन के गोल है, ठीक है, जिसको भोजन, आपका भोजन के कण है, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। जहां पे भोजन रहता है ना, वहां पे थोड़ा ऐसे फुला हुआ रहेगा, फिर आगे ऐसे पतला रहेगा, फिर भोजन आगे बढ़ा तो वहां पे फूल जाएगा यानी फैल जाएगा, फिर आगे जाके, तो ये क्या कहलाता है, क्रमानुकुंचन। ये देखो संकुचन शिथिलन आपके दो तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न होता है। तरंग फैलते हैं यानी एक जगह सिकुड़न आपके क्या हो रहे हैं, एक जगह पे आपका शिथिलन हो रहा है, तो एक जगह पे आगे जाके देखोगे तो क्या होगा, सिकुड़न होगा, ठीक है। तो आपका शिथिलन सिकुड़न इस तरीके से, शिथिलन सिकुड़न इस तरीके से क्या होता है, तरंग फैलता है, ऐसे तरीके से आपके क्या होता है, और इस माध्यम से क्या होते हैं, भोजन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं इसको, क्रमानुकुंचन। आपकी पेरिस्टॉल्सिस क्या कहलाती है, ये पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन समझ में आया, जब भोजन आपके ग्रास नली में पहुंच जाता है तो भोजन के कण जो है वो जहां पे प्रेजेंट रहता है वो उस तरीके से एक शिथिलन बना लेता है, फिर आगे आपके क्या हो जाएंगे, संकुचन। ये क्या हो गए हैं, संकुचन, एक जगह संकुचन फिर शिथिलन, संकुचन फिर शिथिलन, इस तरीके से आपकी तरंग एक बढ़ती रहती है और इस भोजन को क्या कर देता है, आगे की ओर लेके चला जाता है, ठीक है, ये आपको आगे पहुंचा देता है। तो अब क्या है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आपका ये ग्रास नली किससे कनेक्टेड है, ये देखो ये क्या था, आमाशय, ये क्या है, आमाशय, ठीक है। ये तो आमाशय में पहुंच गया, तो यानी यहाँ से भोजन, इसलिए खुद से तो भोजन जाएगा नहीं ना, तो भोजन को पहुंचाने के लिए क्रमानुकुंचन विधि थी, जिससे भोजन ग्रास नली से कहाँ गया, आमाशय में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा आमाशय। आमाशय में क्या है लिखा हुआ, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ये आपका ग्रास नली आ रहा था जो कि कहाँ ओपन हुआ है, इस आमाशय में, ठीक है, यानी कि स्टमक। आमाशय के बारे में क्या है सो समझिए, आमाशय एक बृहत अंग है। कैसा है, बृहत अंग, यानी आपके ग्रास नली में थोड़ा बड़ा आपके फैला हुआ संरचना है एक, ठीक है, जो भोजन के आने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपके नॉर्मल रहेगा लेकिन भोजन के आते ही क्या होता है, ये और ज्यादा फैल जाता है। ये इसमें इतनी कैपेसिटी होती है ना कि लगभग 1 से 1.5 kg तक के भोजन भी क्या हो जाता है आपके इसमें आसानी से आ जाते हैं, इतनी ज्यादा फैलाव इसमें होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, भोजन के आते ही क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। क्या बोला गया है, आमाशय की पेशीय भित्ति, ये जो आमाशय है आपकी, ये देखो ये आमाशय है ना, इसमें क्या है, आपके अंदर से एक पेशी है यानी मसल्स होती है, ठीक है। आपको इस तरीके से अगर आप आमाशय को ओपन करके देखोगे तो इसमें इस तरीके की क्या होते हैं, पेशीय भित्ति होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों, यानी आपको पता है कि आपके आमाशय में बहुत सारे पाचक रस अवेलेबल होते हैं यानी प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्या होगा, ये पेशीय भित्ति इसको इस तरीके से मिलाने का काम करती है, और जो खाना गया है, जो भी भोज्य पदार्थ गए हैं, ठीक है, वो क्या होंगे आपके पेशीय भित्ति यानी कि पेशी यानी मसल्स, ठीक है,
उसके थ्रू क्या होगा, पूरे के पूरे भोजन को मिला दिया जाएगा। ठीक है, पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये पाचन कार्य क्या बोला, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां। आमाशय की भित्ति में क्या प्रेजेंट होती है, जठर ग्रंथियां। याद कीजिए, रखिएगा इसको, जो आमाशय की पेशीय भित्ति जो है वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है, आपकी जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा क्या पाचन संपन्न होती है। इसका मतलब क्या है, जठर ग्रंथि जो है वो क्या रिलीज करती है, जठर रस। ठीक है, यानी जो पाचक रस जो जठर ग्रंथियों के द्वारा आपका स्रावित किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, जठर रस। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन, ये जो जठर रस है इसमें क्या क्या होते हैं वो देखिए। क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, पेप्सिन। फिर आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या है, श्लेष्मा का स्रावन, यानी कि तीसरा क्या है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। ठीक है, का स्रावन करते हैं। यानी हमारी जठर रस के पास क्या क्या हो गई, पहला क्या हो गया, HCl रिलीज करता है। दूसरा क्या है आपका, प्रोटीन पाचक एंजाइम, यानी कि वो क्या कहला रहा है, पेप्सिन। क्या है ये, पेप्सिन। ठीक है, क्या हो गया ये, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन। तीसरा क्या है हमारा, श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या है, इसका काम भी सुन लीजिए। श्लेष्मा नाम से ही क्या पता चल रहा है, कुछ चिपचिपा म्यूकस लाइक कफ लाइक जो होता है ना, वो आपका कोई पदार्थ है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे, आपको पता है कि HCl क्या है, एक एसिड है। एसिड मतलब क्या, अगर आप कोई एसिड देख लो ना, नॉर्मल एक एसिड हमारे हाथ में ही गिर जाता है, मतलब आपको जलन देने लगता है पूरा, मतलब आपको जला देगा, हाथ को बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और HCl का तो इतना ज्यादा है कि आपका इसका pH जो है वो कितना होता है, लेस देन 1 या 2 के अप्रॉक्स आपके होते हैं, 1 to 2 होते हैं। तो ये हाईली एसिडिक हुआ ना, और इसको बहुत सारे खाने भी पचाने होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो सोचो ये सब pH का एसिड आपको नॉर्मल हाथ में गिर जाए तो वो आपके हाथ को जलाने की पावर रखती है। ठीक है, तो फिर हमारे स्टमक में कैसे प्रेजेंट है, यानी हमारे अमाशय में किस प्रकार से प्रेजेंट है, तो वो इस रीजन से प्रेजेंट है क्योंकि हमारे जो अमाशय है, ये देखिए, ठीक है, ये जो अमाशय है हमारा, ये देखो, ये जो अमाशय है हमारा वो क्या है, अंदर से आपकी इस श्लेष्मा की परत से रहती है। ठीक है, ये आपका इतना जो है ना वो क्या रहता है, किसका घेरा रहता है, श्लेष्मा। किससे रहता है, श्लेष्मा। यानी कि श्लेष्मा क्या है, म्यूकस पदार्थ है, तो वो उसको प्रिवेंट करता है, अंदर जो भी आपके मसल्स हैं या स्किन है उस लेयर से बचाने के लिए ये काम करता है, ताकि हमारे अमाशय की जो दीवारें हैं, वो पेशीय भित्ति जो है वो क्या हो, वो आपका खराब ना हो। और ये क्या करता है, श्लेष्मा के कारण बचा रहता है। तो श्लेष्मा का काम हो गया। HCl आपको पता है ये डाइजेशन के लिए, जो भी आप खाना खा रहे हो उसके केस के लिए है, डाइजेशन के लिए होता है, यानी कि पचाने के लिए। पेप्सिन किसके लिए है, आपकी प्रोटीन के पाचन के लिए। किसके पाचन के लिए, प्रोटीन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। मैंने क्या आपको ये क्या बोला इस लाइन में, जो समझिए, ये जो पेप्सिन है ना, ये तभी कार्य करेगा जब आप इसको अम्लीय माध्यम दीजिएगा। मतलब ये है कि आप पेप्सिन लिए, ठीक है, और एक प्रोटीन वाले कोई भी खाद्य पदार्थ ले लिए हैं। नॉर्मल आप पेप्सिन अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में खाद्य पदार्थ पे, प्रोटीन वाला जो खाद्य पदार्थ है उस पे अगर आप पेप्सिन डालते हो तो आपकी प्रोटीन जो है, बेसिकली जो खाद्य पदार्थ का जो प्रोटीन है उसका पाचन नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपने वो अम्लीय माध्यम नहीं प्रोवाइड किया। यानी कि पेप्सिन तभी काम करेगा जब क्या हो, आपका ये यानी कि अम्लीय माध्यम हो, एक कंडीशन हो, इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए। तो उस पेप्सिन को कार्य करने के लिए आपको ये HCl का होना बहुत जरूरी है। वही आपका एक इन्वायरमेंट देता है, आपका एक बनाता है माहौल, जो कि क्या करता है, माध्यम बनाता है। कैसा, अम्लीय माध्यम। ठीक है, ये अम्लीय माध्यम इसको प्रोवाइड करके आपके ये बनाने का कार्य करेगा, जो कि प्रोटीन के पाचक में क्या होंगे, सहायक करेंगे। अब क्या है हमारा, ये देखो,
सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से क्या करता है, रक्षा करता है। क्या बोला यहाँ पे, सो समझिए। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि आपका जो अमाशय है वो HCl से कहीं खराब ना हो जाए, उसकी दीवारें, उसके लिए क्या होती है, हमारी श्लेष्मा होती है। तो वही लिखा है, सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर, अमाशय के आंतरिक स्तर से अम्ल से, किससे, अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है। अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायम। क्या बोला जाता है, कायम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला गया, आपका पाचन हो रहा था। ठीक है। HCl है, आपकी म्यूकस जो दीवार को बचा रही है यानी कि श्लेष्मा, और क्या है, पेप्सिन है। ठीक है। इसके माध्यम से क्या है, आपका जो भोज्य पदार्थ है ना, वो पहले लार से होकर आया था आपके अमाशय में। अमाशय में क्या हुआ, थोड़ा पाचक हुआ, उसका पाचक होने के बाद अब क्या हो गया है, थोड़ा वो गाढ़े लेई के समान बन गया है। ठीक है। अब गाढ़े लेई के समान जो बन गया है वो क्या कहला रहा है, कायम। क्या हो रहा है, कायम कहला रहा है। ठीक है। तो कायम आपको पूछा जाएगा कि अमाशय में जो भोजन तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कायम। ठीक है। इस तरीके से कायम क्या है, अमाशय में जो गाढ़े लेई के समान संरचना बन जाती है भोजन की। ठीक है। आपका जो बनता है वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। कायम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप है, जैसे जैसे आपकी आहार नाल में चीजें बनी हुई हैं वहां पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपकी पाचक हो रही है। पहले ग्रास मिलने से वो अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में वहां थोड़ा पाचन होता है, अभी पूरा पाचन नहीं हुआ है। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, आपका वहां पहुंचा, पाचन हुआ थोड़ा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आगे, उससे आगे पहुंचेगा, यानी अमाशय से पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचता है। ये देखो, ये हमारा स्टमक है, ये देखो आप लोग को दिख रहा है, ये देखो, अब दिख रहा है सबको। ठीक है। क्या है यहाँ पे, सो समझो, ये हमारा स्टमक आया। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे एक तरीके से क्या है, ये देखो, ये ड्यूडेनम जो बोल रहा है ना, ये ड्यूडेनम जो लिखा है वो आपकी छोटी आंत की पहली भाग है। ठीक है। आपके ड्यूडेनम बोलो, जेजुनम, इस तरीके से भाग होते हैं। तो ये आपकी छोटी आंत की क्या है, पहला भाग है। जो छोटी आंत इस तरीके से क्या होता है, आपका तैयार, आपका बनता है। ठीक है। तो ये जो छिद्र है ना यहाँ पे, यही क्या कहलाएगा, आपका पाइलोरिक छिद्र। क्या कहलाएगा आपका, यह आपका है पाइलोरिक छिद्र। ठीक है। क्या बोला, अभी समझ में आया। ये हमारा स्टमक था, खाना यहाँ गाढ़े लेई के समान बना, अब वो आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में पहुंचने के लिए एक आपका प्रवेश द्वार है जिसका क्या नाम है, पाइलोरिक छिद्र। वो आपके अमाशय का पाइलोरिक छिद्र है, जिसके थ्रू ये कहाँ इंटर किया है, आपका आपके छोटी आंत में। ठीक है। तो ये छोटी आंत में है, छोटी आंत में यहाँ इंटर किया। छोटी आंत में यहाँ आने के बाद क्या हुआ है इसके साथ, ये देखो, ये यहाँ से आपकी ये पहुंची जेजुनम के पास। ठीक है। जेजुनम के बाद ये पूरा जो आप देख रहे हो ना येलो कलर में, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर नजर आ रहा है वो क्या है आपका, ये है यहाँ पे छोटी आंत हमारी। ठीक है। छोटी आंत की पहली भाग डियोडेनम है, फिर जेजुनम है, और फिर ये क्या होता है, हमारा लास्ट वाला जो पूरा सबसे बड़ा भाग दिख रहा है वो क्या हमारा इलियम होता है। तो ये समझ में आया छोटी आंत की संरचना किस प्रकार से है। ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ये अब हम लोग क्या है ये। ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग छोटी आंत पे आते हैं। ठीक है। छोटी आंत का क्या है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये मैंने अभी बताया जस्ट। ठीक है। कि छोटी आंत आहार नाल का क्या है, सबसे लंबा भाग है। ठीक है। ये देख लो ना, देखने में क्या लग रहा है, इस तरीके से तो छोटा है। ठीक है। लेकिन क्या आप सोचो, बहुत लंबी रस्सी है, उसको आप रखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मोड़ देते हो ना, वही सिंपल बात है।
हमारी जो छोटी आंत है ना वो बहुत लंबी होती है। लंबी कितनी है देख सकते हो आप लोग, ये देखो 6 मीटर का। कितना है ये? 6 मीटर का। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा लंबा है, क्योंकि हमारा खुद ब खुद आहार नाल ही 8 से 10 मीटर का चला जाता है। हम लोग तो खुद लगभग 1.5 मीटर के आते हैं, या 1.5 से 2 मीटर, 2 मीटर जाएगा नहीं, ठीक है। तो बहुत कम है, बहुत छोटे। उस शरीर में सोचो आप 6 मीटर का हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ छोटी आंत है। नाम छोटी आंत है, लेकिन आपका लंबाई क्या है, सबसे बड़ा है। लोग को ये होता है, तो फिर छोटी आंत नाम क्यों पड़ा? छोटी आंत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके डायमीटर के कारण। ये जो डायमीटर होता है ना इसका, ये देखो, ये आपका ये जो होता है इसकी, ठीक है, ये जो डायमीटर है वो बहुत छोटी होती है। छोटी कितनी है देखो, 2.5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है ना। इस रीजन से छोटी आंत को क्या बोला जाता है कि वो छोटी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ऐसे तो उसकी लंबाई जो वो क्या है, बहुत बड़ी होती है। तो देखो, आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आपके छोटी आंत में क्या होती है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। यानी थोड़ा पाचन आपके मुख गुहा में हुआ, उसके बाद कहाँ आया? आपके अमाशय में आया, वहां पाचन हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ आपका? अब आपकी छोटी आंत में आई है। छोटी आंत में आपकी पाचन की क्रिया पूरी की पूरी संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 मीटर। इसी रीजन से छोटी आंत को छोटी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारी बड़ी आंत आएगी, जो आपकी रहेगी छोटी लेकिन कहलाएगी बड़ी, ठीक है। यह अवरोधनी पेशी, क्या लिखा है? अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो आपकी छोटी आंत है ना, वो जो बेसिकली आपका किस प्रकार से कार्य करता है, उसके अंदर किस प्रकार के आपके मसल्स होते हैं, वो आपके क्या करवाते हैं? वो आपकी अवरोधनी पेशी के द्वारा होता है। क्या नाम है उसका? अवरोधनी पेशी, ठीक है। उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसका सारा कार्य। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। क्या बोला गया है यहाँ पे? सबसे नीचे क्या बोला? विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब यही है आपका छोटी आंत, ठीक है। क्षुद्र आंत्र यानी छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि आप जो भी हमारे अगल बगल में रहते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, उनकी जो छोटी आंत की लंबाई हमसे भी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। और उसके जो अलग अलग कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंपार्टमेंट में भी वो बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सोच सकते हो, हम लोग तो फिर भी पका पकाया खाना खाते हैं, इसलिए हमको इतनी 6 मीटर की जरूरत पड़ी है, ठीक है। उनका सोचो ना, जो खाना पका के नहीं खा रहे हैं, जैसे कि डायरेक्ट घास ले रहे हैं, डायरेक्ट आपका बिना पकाए भोजन ले रहे हैं, ठीक है, हरे पौधे आपको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे आपके, उनको ज्यादा डाइजेशन करने में समय लगेगा। तो समय लगेगा तो ऑफकोर्स उनको छोटी आंत की लंबाई क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी, और उसमें अलग अलग प्रकार के आपके सारे भाग बांटे हुए होंगे, ठीक है। वो हो गया, क्षुद्रांत की लंबाई के अनुसार अलग अलग होती है। यहाँ तक हो गया ना। अब ये देखो, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए, देखो अभी मैंने जस्ट जो बोला ना कि हरे पौधे क्या है, उनका तो खाना नहीं पच रहा है, जो डायरेक्ट खा रहे हैं वो, तो वो क्या है, उनके लिए क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। यानी किसी लंबे क्षुद्रांत की, यो जो आपके जो हरे पौधे डायरेक्ट खाते हैं, उनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, जो कि उसका पाचन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो उसका पाचन मुश्किल है, तो उसके लिए लंबी क्षुद्रांत, जितना ज्यादा लंबा होगा आपका छोटी आंत, उतना ज्यादा डाइजेशन का प्रोसेस होगा, कार्य अच्छे तरीके से होंगे, और हमको जो खाना चाहिए वो अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। तो वो हो गया। मांस का पाचन सरल है, ठीक है। देखो आवश्यकता होती है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट का है मांस, ठीक है। मांस में आपके क्या होते हैं? मांस का पाचन जो होता है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा सरल होता है, क्योंकि उनमें सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है। तो सेलुलोज नहीं होता है, तो बहुत ही सरल तरीके से उसका पाचन हो जाता है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत क्या होती है? छोटी होती है। कैसी होगी? छोटी। यानी जो भी आपके जो शाकाहारी आपके जंतु होंगे, जो शाकाहारी यानी प्योर शाकाहारी, हम लोग वाले नहीं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन हम लोग का वैसा नहीं, हम लोग पका के खाना खाते हैं और बेसिकली अच्छे तरीके से, ठीक है। वो शाकाहारी जंतु जो डायरेक्ट आपके घास खा रहे हैं, आपके डायरेक्ट हरे पौधे ले रहे हैं, उनमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज को पाचन के लिए हमको छोटी आंत की लंबाई क्या हुई है? थोड़ी बड़ी चाहिए, लंबी छोटी आंत चाहिए, तो उनमें वो होगा। और जो आपके जंतु डायरेक्ट जैसे मांस खाते हो, ठीक है, तो मांस का पाचन बहुत सरल होता है, तो बहुत सरल होता है, तो उसके लिए क्या होता है? उतनी लंबी छोटी आंत की जरूरत
नहीं पड़ती है तो उसकी क्या हुई, छोटी छोटी आंत हो जाती है। ठीक है, देखो क्षुद्रांत कैसी है, छोटी है, ये हो गया। अब यहाँ पे है आपका छोटी आंत तीन भागों यानी ग्रहणी, जो पहले मैंने बोला था ना डिओडेनम, आपका ये क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। जेजुनम तथा इलियम, ये मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या है, ग्रहणी, जेजुनम, पहला पार्ट क्या है आपका ग्रहणी, दूसरा क्या है जेजुनम, तीसरा क्या है इलियम। ये तीन भागों में हमारी छोटी आंत क्या होती है, बटी हुई होती है। क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। अभी हम लोगों ने देखा था कि आपकी छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया है वो क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो पूर्ण हो जाती है तो यानी जितने भी आप जो खाद्य पदार्थ लेते हो उसमें बेसिक क्या होते हैं, वसा, प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन, इतनी 5 बेसिक जरूरत है जो आपको चाहिए होती है। तो ये सबकी पाचन होगी। सबसे मेजर क्या होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ये तीन चीजों की सबसे ज्यादा डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीज हमको मिले। तो देखो क्षुद्रांत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का क्या है, ये स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त होता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे आपके यहाँ कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपके यहाँ बस वो स्थान है, आप जगह प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ सब कुछ नहीं है। तो वो क्या करता है, आप कुछ होता है ना कि कुछ अगल बगल वाले लोग जो है वो आपके हेल्प कर रहे हैं और तब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, आपके यहाँ सिर्फ आप जगह प्रोवाइड कर रहे हो और कुछ चीजें आप दे रहे हो, लेकिन कुछ चीजें आपको बगल वाले से भी मांगनी पड़ रही है उसको कार्य करने के लिए। तो यहाँ जो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया होगी तो उसमें छोटी आंत तो कुछ ना कुछ पाचक रस श्रवण करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके और कौन कौन से हो जाते हैं, यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय हम लोग पढ़े ही हैं कि आपको पाचन तंत्र में सिर्फ आहार नाल नहीं है, उससे रिलेटेड क्या है, बहुत सारी जो भी पाचक ग्रंथियां हैं वो आती है। तो आपकी जो यकृत और अग्नाशय है वो वही कार्य करती है, वहां से क्या होता है, आपका श्रावण होता है, श्रावण प्राप्त करती है यानी कि पाचक रस प्राप्त करती है। ठीक है, जो कि यकृत और अग्नाशय से निकलेगा, कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो अब क्या है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त यानी कि बाइल, अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, तथा आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस, ये भी याद रखिएगा। आंत्र रस जो बोला ना मैंने कि जो आपकी छोटी आंत रिलीज करेगी, यानी जो स्राव, जिस पाचक रस का स्राव छोटी आंत रिलीज करेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, जो क्रमशः यकृत, अग्नाशय और आंत ग्रंथियों से स्राव है, ये क्रिया स्राव है कि क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, ठीक है, पित्त बोला ना, ये क्या बोला, जो छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो, भोजन का जो पाचन होगा वो क्या होगा, 3 तरीकों से होगा, 3 जगहों के पाचक रस से होंगे। जैसे पहला क्या होता है आपका पित्त, ठीक है, ये पित्त कहाँ से आ रहा है आपका, रिलीज हो रहा है, ये हम इधर ऐसे एरो दे रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, क्रमशः यकृत, इसी को पित्त को ही बाइल बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस जो बोला जाता है, ज्यादा हम लोग तैलीय पदार्थ खाते हैं ना, तो ये पित्त ही होता है, जो आपके जो फैट, वसा का जो पाचन करता है वो पित्त ही करता है। तो ज्यादा तेल खाओगे तो ज्यादा पित्त का रिलीज होता है, तो ये बहुत ज्यादा, फिर ये आपको यहीं पे स्टोन बनने की प्रक्रिया हो जाती है कि पत्थर बन जाते हैं ना। ठीक है, तो आपके यहीं पे हो जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, यकृत हुआ, भोजन में आपके क्या है, आपका पाचन पित्त से, फिर अग्नाशयी रस, फिर क्या है, अग्नाशयी, अब तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि अग्नाशयी रस है, तो कहां से आएगा, अग्नाशय से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका आंत्र रस, जिसको क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस का क्या है आपका, कहां से रिलीज होता है, आंत्र रस से। ये क्या है, आंत्र यानी कि छोटी आंत्र से। ठीक है, इस प्रकार से आपके इतने रस आते हैं जो कहाँ होते हैं, छोटी आंत में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से सारा भोजन का पाचन होता है। तो आपके ये 2 अगल बगल के रस हो गए और ये आपके मेन जो सक्कस एंटेरिकस है वो आपकी आंत्र की हो गई। ठीक है,
सबको समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ये हो गया। फिर क्या है आपका, इतनी जो रस बन गई है, अब क्या होगा, पाचन होगा। सो देखो अब हम लोग ये समझते हैं कि यकृत क्या है और अग्नाशय क्या है। ठीक है, यकृत अग्नाशय के बारे में देख रहे हैं। यह शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कितना, यानी कि 1.5 kg की ये आपकी यकृत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये यकृत, समझिए वरदान है हमारे शरीर के लिए, जो आपके किसी भी तरीके के खाना पाचन जो भी हम कुछ खा लेते हैं उसका भी, टॉक्सिन्स को भी ये रखने का कार्य करता है। ठीक है, यही है आपका यकृत। ठीक है, लिवर मानव यकृत है, यहाँ पे आपको ये बनाए हुए हैं जो आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। ये देखो पित्त मैंने बोला अभी कहाँ से स्राव होता है, यकृत से। तो यकृत में ही जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, पित्त का स्राव करती है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। अब देखिए ये समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ये है आपका यकृत। ठीक है, यकृत से क्या होता है, पित्तरस बनता है। ये पित्तरस बना और ये कहाँ चला जाता है, ये देखो ये जो येलो कलर का छोटा सा नजर आ रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये है पित्ताशय। ये देखो लिखा है क्या है, ये पित्ताशय। पित्ताशय में क्या रहता है, पित्त का आशय। नाम क्या है, पित्त का आशय, यानी जहां पित्त संचय हो उसको पित्ताशय बोलते हैं। यानी पित्त कहाँ से बन रहा है, बनता वो यकृत में है, संचय कहाँ होता है, पित्ताशय में। हमेशा याद रखिएगा, बनता वो कहाँ है, यकृत में, संचय कहाँ होगा, पित्ताशय में। ठीक है, वहां से कहा जाएगा, एक छोटी थैली जैसी रचना होती है। पित्ताशय क्या है, एक छोटी थैली जैसी संरचना है। तो दिख रहा होगा छोटी थैली जैसी। अब देखिए इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो पित्त है उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, एंजाइम नहीं है, क्योंकि वो आपके बेसिकली बाइल जो है ना, वो स्पेशली आपके वसा के पाचन के लिए ही होता है, जो कि उसको इमल्सिफाई करके तोड़ के पचाता है। ठीक है, ऑयल को पचाना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद सोचो ना कि घर में ही कहीं तेल लग जाता है तो नॉर्मल आप धो के उसको नहीं कर सकते हो, ये नहीं, आपको बहुत ज्यादा सर्फ लगती है, साबुन लगती है, तब आपको छूटते हैं वो चीजें, तब जाके पाचित होती है। तो यहाँ पे भी आप वही समझो कि पित्ताशय में पित्त जो आशय होता है आपका, जो आश्रित रहता है, उसमें क्या है, वो पित्त में कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, फिर ये पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्या बना देता है, क्षारीय। यानी आपका जो पित्त है, यानी आपका जो पित्त है वो किसका है, किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। किस नेचर का है, क्षारीय। आपको पता है कि अमाशय से जो भोजन आया है हमारे यहाँ, यानी छोटी आंत के यहाँ, वो कैसा है, वो अम्लीय होगा ना। तो उस अम्लीयता को नष्ट करने के लिए क्या रिलीज होता है, ये पित्त है जो उसको क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस एंजाइम उस पर कार्य कर सके। ये क्यों ऐसा किया पित्त का, क्योंकि अग्नाशयी रस जो कैसे हैं, क्षारीय होते हैं आपके, और वो क्षारीय एनवायरमेंट में ही कार्य करेंगे। तो उसके लिए हर देखो, हर जहाँ पे भी पाचन चल रहा है ना, वो एक एनवायरमेंट खोज रहा है पाचन के लिए। तो आपका जो ये यहाँ से रिलीज होगा अग्नाशयी रस से, तो अग्नाशयी रस क्षारीय एनवायरमेंट में काम करते हैं, क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा पित्त। कौन, पित्त। ठीक है, पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण, ये जो मैंने इमल्सिफिकेशन अभी बोला था ना, होता है, ताकि वसा को तोड़ने के लिए तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। क्या बोला गया है, सो देखो, पित्त के लवणों की सहायता से, यानी पित्त के सहायता से भोजन के वसा, भोजन के वसा, मैंने बोला ना कि तेल, वसा मतलब क्या है, आपका तेल, उस तेल के पाचन के लिए क्या होगा आपका, बेसिकली बहुत ज्यादा एक तरीके से अलग माध्यम चाहिए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विखंडन तथा पाइसीकरण। उसको थोड़ा तोड़ते हैं और विखंडन करके पाइसीकरण करते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर कार्य कर सके, ताकि बाद में जो एंजाइम है, जो आपके अग्नाशयी रस है, वो जो एंजाइम कहलाते हैं, वो उस पर अच्छी तरीके से कार्य कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय में क्या है, अग्नाशयी रसों में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, अग्नाशय में कितने हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज,
ये सब क्या करते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम भी भोजन के अवयवों पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ये जो अग्नाशयी रस है वो भोजन पे किस प्रकार से कार्य करते हैं वो यहाँ पे आपके समीकरण के रूप में लिखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने अग्नाशय का इमेज लगाया हुआ है, ठीक है। अग्नाशय का क्या इमेज है, सो देखो ये आपकी यहाँ पे इस तरीके से स्टमक आ रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी डिओडेनम यानी कि ग्रहणी, ये क्या हो गई, ग्रहणी, ये ग्रहणी हो गया। ये है आपका क्या, अग्नाशय। ये जो इस तरीके से दिख रहा है वो क्या है, अग्नाशय। अब ये इस अग्नाशय में ये देखो आपको रेड कलर, ये देखो ये जो ग्रीन कलर की आ रही है ना, ये आपकी क्या रही, पित्ताशय। पित्ताशय से क्या आएगा, ये पित्त आएगा और ये आपके कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ से आपके इस तरीके से जुड़ के यहाँ पे स्राव करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एमाइलेज जो है, ये देखो आपके अग्नाशय का जो एमाइलेज एंजाइम है वो किस पे कार्य करता है, स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन मोल्टेज पे, ठीक है। किस पे कार्य करता है, स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन पे, बदलता उसको किस में है, मोल्टेज में। यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है, एरो नहीं आया है। स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन, एमाइलेज किस पे कार्य करता है, स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन पे, किसको में बदल देगा उसको, मोल्टोज में। किस में बदल देगा, मोल्टोज में। फिर जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इमल्सीकृत वसा, मैंने बोला था ना, ये देखो वसा पे पाचन के लिए आपके फैट वाले यानी लाइपेज है। लाइपेज क्या करते हैं, इमल्सीकृत वसा को किस में बदल देते हैं, अम्ल ग्लिसरॉल में। किस में बदल देते हैं, अम्ल ग्लिसरॉल में, अम्लीय ग्लिसरॉल में। फिर क्या है आपका, न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड्स। ये 3 प्रकार के आपके प्रोडक्ट मिले हैं, 3 तरीके के आपके एंजाइम से। पहला क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज से क्या हुआ, स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन पे काम करेगा वो, और उससे क्या मिलेगा हमको, मोल्टेज मिलेगा। लाइपेज और इमल्सीकृत वसा पे कार्य करेगा तो क्या मिलेगा, अम्लीय ग्लिसरॉल मिलेगा। और जो न्यूक्लियस एवं न्यूक्लिक एसिड है उससे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो अभी नए नए वर्ड नजर आ रहे हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स, आपके अम्ल ग्लिसरॉल, मोल्टेज, ये सब आपको ना बाद में थोड़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब आप 11th-12th में चले जाओगे तब। अभी सब वर्ड समझ लीजिए कि क्या है आपके पास। एक ये आपका क्या हो गया, शुगर के फॉर्म है, ठीक है, यानी कि आपके ग्लूकोज का फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, जो आप स्टार्च खा रहे हो ना उसी का, ठीक है। अम्ल ग्लिसरॉल क्या है, आपका जो तेल खा रहे हो ना, आपका जो ऑयल सब्सटेंस खा रहे हो वो वहां का पाचित रस है जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, सिंपल, ठीक है। फिर क्या है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ से है आपका, ये है आपका जो डीएनए होता है ना, नाम जो सुने होंगे, डीएनए का पाचन के लिए उसके लिए आपकी न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब देखो हम लोग फिर से छोटी आंत पे आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थे, यकृत और अग्नाशय इसलिए पढ़ा क्योंकि वहां से क्या आ रही थी, हमारी पाचक रस आ रही थी। तो अब आ गई आपकी छोटी आंत में। तो छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है, ठीक है। इनका स्राव आंत्र रसीय क्या कहलाता है, सक्कस एंटेरिकस। ये मैंने अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है, जिसमें भोजन के जटिल लघु अलघु घुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। जो इतने सारे जो अघुलनशील पदार्थ हैं आपके भोजन में, वो आपके बहुत अच्छे से घुलनशील बन जाएंगे इस छोटी आंत में पाचन के बाद। फिर क्या है आपका, जो भी आपकी बड़ी जटिल संरचना वाली जो ये है आपकी खाद्य पदार्थ, वो सरल संरचना में बदल जाएगी, ठीक है। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है। काइम यानी कि क्या, जो आपका आमाशय से भोजन पच के आया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, काइम, यानी वो अम्लीय माध्यम में था। फिर कहाँ आया हमारा, आपके छोटी आंत में आया, वहां पे क्या हो गया, क्षारीय माध्यम हो गया। और यहाँ पे बहुत तरीके से पाचन हो रहा है, यकृत के रस से, आपके अग्नाशयी रस से, और यहाँ आंत्र रस से भी। तो भोजन ना थोड़ा और ज्यादा तरल हो जाता है। तो तरल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, चाइल। क्या कहलाता है, चाइल। समझो ना, चाइल है तो मतलब थोड़ा पतला हो गया, ठीक है, चाय चाय की तरफ पतला हो गया, तो इसलिए ये चाइल कहला रहा है। कहाँ कहला रहा है, छोटी आंत में, ठीक है। पूछेगा आपको काइम कहाँ है, तो आपकी आमाशय में, और चाइल कहाँ है, तो छोटी आंत में। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है, यानी जो आंत्र की भित्ति है, जो जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, छोटी आंत की दीवार हो गई, और इसमें इस तरीके से आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या है आपका, इजली जो है वो खाना क्या हो जाता है, पाचित हो जाता है, इस तरीके से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, ठीक है।
क्षुद्रांत्र के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे, जो मैंने अभी बोला ना कि देखो अंगुली जैसे संरचना पाई जाती है, जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? दीर्घ रोम। ये आपकी भिलाई भी कहलाती है, नहीं तो क्या कहलाएंगे? आपकी जो अंगुली न्यूमा संरचना है वो क्या कहला रही है? दीर्घ रोम। ठीक है, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ये क्या बोला है? ये जो आपका अंगुली न्यूमा संरचना है ना, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीर्घ रोम बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? आपका जो सतह है आमाशय का, बेसिकली यहाँ पे जो छोटी आंत का अवशोषण करने का, उसको क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। अब इसको कैसे समझना है, सो समझिए। एक ये फ्लैट संरचना है, ठीक है, ये देखो एक ये संरचना है, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ पे इस तरीके से अवशोषण हो रहा है। ठीक है, आपको पता है आपको बहुत ज्यादा अवशोषण करना है अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ऐसा है कि इसको एरिया बढ़ाना है। तब आप कितना एरिया बढ़ाइएगा? ऑलरेडी आपका जो छोटी आंत है वो 6 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए ऐसा कि और ज्यादा अच्छे तरीके से पाचन एवं अवशोषण की क्रिया बढ़ जाए। तो आप ये सोचो ना कि इसको देखो, इतना जो है इसको अगर आप इस तरीके से मोड़ देते हो तो बस ये इतना में ही नहीं आ जाएगा। देखो ये इतनी पूरी लंबाई कितने में आ जाएगी? इतने में आ जाएगी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? पाचन रस अवशोषित होगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे आपकी लंबाई में आ जाएंगे अगर ये, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ा ना, यानी कि क्या? सरफेस सतही एरिया क्या हो गया? अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है, दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायता होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ये क्या बोला गया है? ये जो दीर्घ रोम है ना, ये देखो ये जो दीर्घ रोम है उसमें इस तरीके से क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। इस प्रकार से दिख रहा है, उसमें अवशोषित हुआ। ब्लड वेसल से मतलब क्या? जो खाद्य पदार्थ है वो अवशोषित होकर कहाँ चला गया? आपके ब्लड में। अब वो ब्लड से क्या होगा? प्रत्येक कोशिकाओं तक सभी को खाना वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होती है। अब जो आप खाना खा रहे हो, भोज्य पदार्थ ले रहे हो, वो किसके लिए होता है? ऊर्जा को निर्माण करने के लिए, और किसके लिए? उसकी मरम्मत के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आती है बड़ी आंत। यानी हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? सारा का सारा पार्ट्स देख चुके हैं आहार नाल का, भोजन किस प्रकार से होता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम आराम से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग वो देख लिए हैं कि किस प्रकार से पाचन हुआ। अब पूरा संपूर्ण पाचन कहाँ हो गया? हमारी छोटी आंत में। तब क्या होगा? पाचन के बाद जो अवशोषण हुआ है तो सब अवशोषित हो जाएगा। क्या? बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो होंगे जो अपशिष्ट रह जाएंगे, बचे हुए रह जाएंगे। अब जो आप जो चीज बना रहे हो उससे कुछ अलग भी तो बनती है ना, जो उसका यूज नहीं होता है। यूजफुल बनती है, कुछ अनयूजफुल बनती है। तो हमारे क्या करते हैं? छोटी आंत की आहार नाल के अगले भाग क्या होती है? बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है, बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलोन तथा मलाशय या रेक्टम के नाम से जाना जाता है। जो देखो ये आपकी बड़ी आंत है, ये क्या है? बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या लिखा है? इसके बीच में था ना हमारा सारा छोटी आंत बैठा हुआ। ठीक है, बड़ी आंत में दो भाग है। एक वो जो कोलोन है, कोलोन आपका इतना पूरा है, देखो ये दिख रहा है, यहाँ तक क्या है आपका? कोलोन। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो अपशिष्ट भोजन बचता है वो यहाँ तक ट्रेवल करके इस तरीके से आपके यहाँ मलाशय में आके क्या होता है? जमा होता है। वहां पे क्या होता है? संचित होता है। और उसके बाद जब भी पूरा संचित हो जाता है तो आपके गुदा द्वार से क्या हो जाते हैं? बाहर वो निकल जाता है। ठीक है, तो दो भाग हो गया, कोलन और आपकी ये कोलन, या तो फिर मलाशय या रेक्टम उसको बोल सकते हैं। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है? रेक्टम में। जो अभी हम बोल रहे हैं वही है, ये इलियम था, उसमें जो अपचा भोजन होगा वो कहाँ एंटर करेगा? आपके इसमें। ठीक है, बड़ी आंत की इन भागों में अपचय भोजन का अतिरिक्त जल भी क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। यानी मान लीजिए थोड़ा एक्स्ट्रा जल रह गया हो आपका, उसका अवशोषण नहीं हुआ है, तो वो कहाँ होता है? सबसे ज्यादा बड़ी आंत में होती है। कहाँ होती है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। क्या बोला? वही अस्थायी। अस्थायी क्यों बोला? अस्थायी होता है क्या जिंदगी भर? नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसको अस्थायी, यानी जब वह पूरा भर जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
जहां से यह समय समय पर मल, देखो समय समय पर क्या होता है, मल द्वार से के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसको बाहर निकलना जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में रह के क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा पॉइजन क्रिएट करने लगेगा और बहुत ज्यादा ये आपको डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़ी आंत समझ में आई। ये देखो, अब बड़ी आंत इसको क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था ना छोटी आंत इसलिए क्योंकि इसकी जो डायमीटर है ये वाली, ये छोटी है। बड़ी आंत क्यों, क्योंकि ये इतना चौड़ा है। ठीक है, इसलिए ये बड़ी आंत कहलाती है। अब हम लोग, अब आपका ये जो अध्याय है पोषण नामक अध्याय क्या हो गया है, खत्म, चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, जिसमें हम लोगों ने पौधों में पोषण देखा यानी प्रकाश संश्लेषण की विधि देखी, जंतुओं में पोषण देखा यानी कि क्या देखा हम लोगों ने, किस प्रकार से हमारे यहाँ आहार नाल बटे हुए हैं, हमारी लार ग्रंथियां बटी हुई है। ठीक है, किस प्रकार से हमको सारा पाचन प्रक्रिया हो रहा है, पाचक रस निकल रहा है। क्रमानुकुंचन देखा कि कैसे एक जगह से भोजन दूसरे जगह पे क्रमानुकुंचन विधि से जाता है, तरंग उत्पन्न होते हैं। अमाशय में पहुंचा, अमाशय में हम लोगों ने क्या देखा, उसका पाचन देखा, यानी कि क्या आपकी पाचक रस रिलीज होती है भित्तीय दीवारों से, यानी HCl, पेप्सिन एंड देन आपकी श्लेष्मा, श्लेष्मा उसको कवर करके बचाने का कार्य करता है आपके एसिड से, अम्लीय से, और उसको पाचित करता है। पाचन होने के बाद जो अम्लनुमा जो आपका भोज्य पदार्थ हो चुका है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। काइम कब कहाँ पे चला गया आपका, बेसिकली फटाफट सब लोग सुनिए। ठीक है, हम लोग आज क्लास का रिवीजन करा रहे हैं पूरा का पूरा। वहां से कहाँ गया आपका, छोटी आंत में। छोटी आंत में जो चला जाता है उसकी लंबाई कितनी है आपकी, 6 मीटर होती है। और छोटी आंत के क्या होता है आपका, वहां पे दो और जगहों से रस आते हैं, यानी यकृत और अग्नाशय से। यकृत में बनने वाला पाचक रस क्या कहलाता है, पित्त, जो किस पे क्या कार्य करता है, उसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो वो जो अम्लीय माध्यम वाला जो पदार्थ आया है, यानी जो भोज्य पदार्थ आया है, उसका क्या होना, उसको क्षारीय कर देना। अब क्षारीय इसलिए किया ताकि जो अग्नाशी रस है वो उस पे क्या कर सके, कार्य कर सके। ठीक है, वो होने के बाद पित्त का एक काम, दूसरा काम क्या है, जो भी आप ऑयल खाते हो, तेल खाते हो ना, उस तेल को पाचन यानी पाइसीकरण करने के लिए पित्त की आवश्यकता होती है। तभी बाद में जाके जो अग्नाशयी रस का लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज देखा था ना, लिपिड का पाचन करने के लिए लाइपेज, यानी तेल का पाचन करने के लिए क्या होता है, लाइपेज, तब जाके उस पर कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो गया, फिर उसके बाद आपका खाना कहाँ, आपका जो खाना छोटी आंत में है वो आपकी खुद ही आंत्र रस यानी कि सकस एंटेरिकस के द्वारा भी पाचित किया जाएगा। अपाचित होने के बाद पूरा वो एक तरल पदार्थ बन जाता है जिसका नाम क्या कहलाता है, काइल। क्या है, काइल। काइम है आपके अमाशय में, काइल है कहाँ पे, इस आपके छोटी आंत में। अब वहां से आपका जो भी सारा खाद्य पदार्थ क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। आपके अंगुलिनीमा संरचना बनती है आपकी छोटी आंत में, जो क्या कहलाती है हमारा, ये देखना क्या था, आपकी दीर्घ रोम थी। उसमें क्या होते हैं आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि धमनियां होती हैं जो ब्लड का वहन करती है। वो क्या करती है, खाना को अवशोषित किया और कहाँ भेजा दिया, पूरे के पूरे परिवहन तंत्र में, यानी कि ब्लड में गया। अब ब्लड से वो पूरा का पूरा आपके सारे एक एक शरीर के सारी कोशिकाओं तक खाना पहुंच जाता है। ठीक है, ये हो गया, खाना तो पहुंच गया। अब जो छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ, अपचा भोजन जो है वो कहाँ जाएगा, आपके बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होगा, उसके 2 भाग है, कोलोन और रेक्टम। कोलोन वो है जो आपके ट्रैवल करने के लिए है। ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल करेगा आपके पहले कोलोन में, ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन से होते हुए कहाँ चला जाएगा आपका, रेक्टम, यानी कि मलाशय में, जहां आपका मल अस्थायी रूप से संचित रहता है और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इतना आपका पूरा पाचन का प्रक्रिया क्या हो गया, खत्म। तो अब आपके आते हैं प्रश्न और उत्तर। कुछ सवाल है, सवाल मैंने यहाँ पे वो सवाल लिए हैं जो आपकी क्रियाकलाप से रिलेटेड है, जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कैसे आवश्यक है, एक क्रियाकलाप से दर्शाएं, आपकी बताई हुई है। ठीक है, तो क्या होगी, सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सो समझ लीजिए। हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, हमारा क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल को कैसे साबित कीजिएगा, आपके यहाँ क्लोरोफिल बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाने के लिए हम लोग इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल करते हैं। क्या लेते हैं, गमले में लगा एक सबलित पत्ती, सबलित पत्ती कहने का क्या मतलब है, पौधा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन सा पौधा, मनी प्लांट का या क्रोटन का पौधा। ये देखो, ये इस प्रकार के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के पत्ते मतलब
जो आपके दो कलर में नजर आते हैं। आपकी क्या होगी, कुछ ग्रीन होगी पूरा पार्ट और कुछ पार्ट में क्या होगी ऐसे इस तरीके से क्या होगी जहाँ पे व्हाइट नजर आएगा। पनी प्लांट देखा है ना, सारे जगह पे ग्रीन नहीं नजर होते, कुछ ही प्लांट पे जगह पे आपके ग्रीन होते हैं। तो ये क्या पता चलता है, आपको पता है कि प्लांट ग्रीन क्यों नजर आती है, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसी रीजन से, यानी जहाँ व्हाइट दिख रहा है वानी वहां पे क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो पत्ते दिखते हैं उन्हीं को सबलित पत्ते वाला क्या बोला जाता है, पौधा बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे वाले के दो गमले लिए। ठीक है, गमले में लगा एक सबलित, ठीक है, पौधा लिया। पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। क्या बोला गया, इस पौधे को हम लोग 3 दिन तक अंधेरे में रखते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो भी मंड बनाया हुआ होगा, पहले से जो स्टार्च बनाया हुआ होगा, ठीक है, वो क्या हो जाए पूरा का पूरा वो यूज कर ले। ठीक है, ताकि हम लोग जो आगे टेस्ट करेंगे वो क्या हो, साबित हो जाए। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा यूज हो गया है आपका मंड, तो अब तो आगे जाके क्या होगा, उसको दोबारा से करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये क्या है, अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। जब पूरा मंड यूज हो गया है, अब उस पौधे को क्या कर रहे हैं, आपकी 6 घंटे के लिए कहाँ रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में। पौधे से एक पत्ती तोड़कर इसमें हरे भाग को अंकित करते हैं तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर देखा। इसका कहने का क्या मतलब है, आपने जो 3 दिन तक पहले अंधेरा में रखा ताकि पूरा मंड यूज हो जाए, फिर उसके बाद उसको धूप में रखा ताकि क्या हो जाए, उसमें वापस से 6 घंटे तक में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। फिर उसमें मार्क कर लो कि कहाँ पे आपके ग्रीन है और कहाँ पे व्हाइट है। ठीक है, उसके बाद कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दें। अब इस पत्ती को क्या कर देते हैं, कुछ मिनट के लिए उबलते पानी में खौलाते हैं। खौलाने से क्या होगा आपका, इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबाया जाता है। देखो खौलाने के कारण क्या होता है ना, उसमें जो भी आपका और भी कुछ होंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं, खौलाने के कारण सब कुछ मिट जाते हैं। ठीक है, इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अल्कोहल उबलने ना लगे। अब क्या बोला गया है, ये जो अल्कोहल है उसमें पत्ती डालते हैं। ठीक है, पत्ती डालने से क्या होगा, अल्कोहल के कारण क्या होगा, जितना भी जो आपका क्लोरोफिल होगा ना वो एकदम सारा का सारा हट जाएगा। पूरा का पूरा अल्कोहल में खौलाने के कारण आपकी जो क्लोरोफिल है वो क्या हो गई है, बाहर आ जाती है। ठीक है, सब पानी में आ जाएगा, यानी कि अल्कोहल में। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाला जाता है। आयोडीन का तनु विलयन क्यों, क्योंकि अगर स्टार्च प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, आयोडीन के कारण क्या होता है आपका, बोलो, आयोडीन के कारण जो कलर है वो कैसा नजर आता है, ब्लू या नीला। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, कलर चेंज होता है स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालोगे। तो आयोडीन के कारण पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो दीजिए। अब बाहर धो दे दिया जाए, पत्ती के रंग का अवलोकन करते हैं और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे उसकी तुलना कीजिए। ठीक है, क्या है इसका मतलब, सो समझो। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या समझा, सो समझो। पहली बार जो हम लोगों ने ट्रेस किया था उसका जो भी आपके पत्ती है, तो हम लोगों ने देख लिया था ना कि यहाँ पे क्या है, ग्रीन पार्ट है। ठीक है, यहाँ आपके स्टार दिख रहा है। फिर बाद में हम लोगों ने उस पर दोबारा से जब वो 6 घंटे के लिए बाहर रखा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद क्या हुआ आपको पता, जहाँ व्हाइट वाला पार्ट है वहां पे आपके क्या है, आपकी क्लोरोफिल नहीं है। तो यानी उस वाले एरिया में ऑफ कोर्स क्या नहीं हुआ होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो उस वाले एरिया में अगर आप आयोडीन डाल करके देखोगे ना तो क्या होगा, वो ब्लू शो नहीं करेगा। बोला ना कि कुछ ही भागों में क्या होगा, वो ब्लू शो करेगा, यानी कि नीला रंग। देखो यहाँ पे गाढ़ा, बोला ना यहाँ पे हरा रंग पर्णहरित की उपस्थिति को दिखाता है। यहाँ पे इस तरीके से जो दिख रहा है, और रंगहीन भाग क्या हो रहा है, आपकी स्टार्च की उपस्थिति को अनुपस्थिति। ये देखो ये नीला भाग है, ये तो पहले था जो बिना रंगा हुआ है, ये पूरा आपको व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि सारे निकल चुके हैं आपके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आप जब रंग कर देखे, जब आयोडीन में डाल करके देखे, तो ये पूरा का पूरा भाग आपका ब्लू हो गया था, जहाँ पे तब तक कि आपके क्या हो जाएंगे, ये इस प्रकार से क्या हो गए हैं, यहाँ पे कोई भी ब्लू नहीं हुआ, यानी यहाँ पे
क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टार्च की प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर इस प्रकार से क्या है, अब हम लोग ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या है, सो देखिए ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैंने बताया था, क्या होगा वो? मृतजीवी। क्या होगा? मृतजीवी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? जठर रस। ये जठर होगा, ठीक है, ये जफर हो गया, ये गलती है, ये क्या होगा? जठर रस, ठीक है। इनामेल, CO2, O2 क्या होगा? मैंने बताया था, क्या होगा आपका? छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? ये बेसिकली आपकी छोटी आंत मतलब कि अमाशय से बोल रही है, तो आपके जठर रस तक जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना बताया गया है आपको? जो CO2 है आपकी 0.03%। प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का टूटना, ठीक है, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना और CO2 का उपयोग होना। आपको पता है ना, CO2 मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में, इसको तो यूज करते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन बन रहा है ना सब, ठीक है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन रसदानी, केंद्र। क्या होगा? सब लोग फटाफट बनाओ। कूटपाद, ठीक है, क्या होगा हमारा? कूटपाद। मैंने बताया था, सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग पढ़ के इसको भी सॉल्व कर सकते हो जिसको याद नहीं रहेगा तो। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी या ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है? मैंने बताया था ना, ग्रसनी जो है वो ग्रास नली से कौन से द्वार के द्वारा जुड़ा होता है? निगल द्वार। कंठ द्वार से कहा जाता है ये? श्वास नली में। कहा जाएगा? श्वास नली में, ठीक है। ये हो गया। मनुष्य के आहार नल की लंबाई करीब तक कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, ठीक है, सब याद कराया हुआ है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी की? कोई नहीं, आपको पता है मृतजीवी, क्योंकि सड़े गले पदार्थों पे जीता है ना। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? मैंने अंगक बताया था, अंग बताया था, प्रकाश संश्लेषी इकाई भी बताया था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? आपकी पत्तियां होती है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है? बोलो। हरित लवक होता है, ठीक है। और आपकी प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन होती है? तो क्लोरोफिल होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताओ, अभी जस्ट बताया गया था। लीवर की, अग्नाशय की, ये कौन सा होगा? आपको पता है कौन सा होगा? लीवर, यानी कि क्या? यकृत, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज पूरा प्रैक्टिस देख लिए हैं, आपको सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और बाकी हम लोग बाद में सारे प्रैक्टिस देखने वाले हैं कि और भी इससे जो भी है। तो इस चैप्टर यानी इस अध्याय से रिलेटेड जो पोर्शन है उससे रिलेटेड मैंने पूरा सब लोग कवर कर दिया है, ठीक है। आप इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपको क्वेश्चन करानी है नहीं करानी है प्रैक्टिस के लिए, आपकी देखो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चलेगी, आपकी अति लघु, दीर्घ, लघु, उत्तरीय सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आगे सीरीज में लाते रहेंगे जिसमें हम लोग सारे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को आज का क्लास सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग साथ में पढ़ते रहे, पूरा का पूरा एक बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, इससे आगे जो आपकी अध्याय है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना तक जो समझ में आ गया होगा, सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी हो तो सब कमेंट में दे देना, ठीक है। फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग जो 2025 में आने वाला जो हमारा मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम है उसको बहुत 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 अच्छे तरीके से ले जाए। हम यहाँ पे आपको बहुत तरीके से सब कुछ बताते हैं, किस तरीके से लिखना है आपको, किस तरीके से आप लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको सारे तरीके आपको बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अप्रोच करना है, बनाने का एक तरीका होता है, ठीक है, कि आप कैसे, आपको नहीं भी आता रहेगा तो भी आ जाएंगी चीजें, ठीक है, कि आप एक सही भी अनुमान लगा सके, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी। फिर आपकी जो भी है वो आप लोग इसके साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी होगा आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए अच्छे तरीके से। बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।